अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज आपको पता है आज हमारी क्लास 15 है, यानी कि आज हमारी लास्ट क्लास है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें मैंने डिसाइड की थी आप लोगों को पढ़ाने के लिए, और यानी कि वो तमाम चीज़ें जो कि मैंने ज़रूरी समझी कि हमारे क्रैश कोर्स का पार्ट होनी चाहिए, वो ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें जो है वो हम पढ़ चुके हैं। एक ये जो लास्ट सेशन मैंने आप लोगों के साथ रखा था, इसके अंदर मेरे पास ज़्यादा टॉपिक्स नहीं थे आप लोगों को बताने के लिए, और बस इसके ऊपर जो है ना मुझे मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ थी बताने के लिए, और वो थी क्या क्या कहते हैं परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, कि हम अपनी किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर परफॉर्मेंस वगैरह जो है उसकी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या तरीके होते हैं उस चीज़ को देखने के। और ख़ास तौर पे अभी तक हमने जितनी भी एप्लीकेशन बनाई है वो तो मतलब सिंपल जावास्क्रिप्ट के ऊपर एप्लीकेशन थी, लेकिन फ्रंट एंड सिर्फ इतना नहीं है। फ्रंट एंड पे बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स होते हैं, लाइब्रेरीज़ होती हैं, उनको साथ मिला के आप काम करते हो। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। उसके अलावा आगे का मैं आपको रोड मैप एक दूंगा कि ठीक है अब आपने जावास्क्रिप्ट कर ली तो अब आपने क्या करना है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज के सेशन के अंदर देखेंगे। पहला, आज के सेशन के अंदर हम कोई स्पेसिफ़िक कोड नहीं करने वाले, क्योंकि आज परफॉर्मेंस वगैरह की बातें हैं, तो मैं आपको कुछ ब्राउज़र वगैरह के टूल्स और कुछ चीज़ें बताऊंगा, टर्मिनोलॉजीज़ जिनका क्या कहते हैं हम इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए कि हम कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ पे कैसे किस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को आज। अच्छा, ये जो हमारे पास कोड मैंने अभी अपने पास ओपन किया हुआ है, ये क्लास 14 का कोड है, और इसको मैंने अपने पास ब्राउज़र के अंदर भी ओपन किया हुआ है। अच्छा, ब्राउज़र के अंदर जैसे ही आप यहाँ पे क्या कहते हैं जो आपका कंसोल होता है, ठीक है, ब्राउज़र में डेवलपर्स पैनल कहते हैं इसको, ये जब आप ओपन करते हो तो आपके पास मल्टीपल चीज़ आती हैं। ये पहली तो ये क्या कहते हैं एलिमेंट्स का टैब है, ठीक है, कि जिसके ज़रिए आप एलिमेंट्स वगैरह जो होते हैं अपने उनको देख सकते हो, उनको विज़िट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें होती हैं, आपको एक एक करके मैं टैब्स के बारे में आपको बताता रहूँगा। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे ये जो आपका HTML का पूरा स्ट्रक्चर होता है, आपका डॉम स्ट्रक्चर, वो सारा यहाँ पे बना हुआ होता है, ठीक है। तो आप इनको देख के बहुत अच्छी तरीके से जज कर सकते हो कि आप की कौन सी चीज़ जो है वो मतलब कितनी हाइट, कौन सी कितनी स्पेस ले रही है, कौन सी विड्थ ले रही है। अगर कोई एलिमेंट अपनी जगह पे नहीं आ रहा, या अपनी एलिमेंट जो है वो अपनी पोजीशन को छोड़ रहा है, किसी और पोजीशन पे जा रहा है, तो वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। ज़्यादातर इसका जो यूज़ है वो क्या कहते हैं, आप जो HTML CSS वगैरह पे काम करने वाले लोग हैं वो कर रहे होते हैं। किसी भी एलिमेंट को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो लेफ़्ट में एक और पैनल होता है, ये बेसिकली उस एलिमेंट के ऊपर लगे हुए तमाम स्टाइल्स बता रहा होता है, और साथ में फाइल का नाम भी बता रहा होता है कि ये स्टाइल्स कहाँ से आ रहे हैं। जैसे इस पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बैठ के इसको फ़ाइन ट्यून भी कर सकते हो, किसी चीज़ को कम ज़्यादा करना है वो सारी चीज़ें, ये लाइव इफ़ेक्ट के अंदर आपको वो सारी चीज़ें आपको करके दिखा रहा होगा। आप किसी भी चीज़ को टिक मार्क करके हटा सकते देख सकते हो कि अगर मैं इस CSS की प्रॉपर्टी को अगर यहाँ से हटा दूँ तो फिर क्या होगा, क्या इफ़ेक्ट आएगा इस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद फिर हमारा मेन आ गया एक और टैब, वो है कंसोल का। हमने देख लिया था कंसोल के ऊपर जो है वो हम अपनी जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या कहते हैं console.log जब हम करवा रहे होते हैं, तो कोई भी चीज़ जब कंसोल पे लॉग करवाते हो आप, तो वो कंसोल में यहाँ पे प्रिंट हो रही होती है। यहाँ पे आप पूरी अपनी कोई भी जावास्क्रिप्ट अगर कोई है तो उसको यहाँ पे आप चला सकते हो, कोई आप फंक्शन लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप सारी कर सकते हो, आप यहीं पे अपना वो काम कर सकते हो। उसके बाद फिर हमारे पास आ रहा है सोर्सेज का टैब। ये एक इंपॉर्टेंट टैब है, और जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स जो होते हैं वो इस टैब को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, इस टैब के अंदर होता है क्या, यानी जब आपके पास आप सोर्सेज पे आओगे ना, सोर्सेज के टैब के अंदर, तो आपके पास कुछ इस तरह का
इंटरफेस आ रहा होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो है ना आपको शॉर्ट कमांड्स कुछ बता रहे हैं कि अगर आपको कोई फ़ाइल ओपन करनी है अपनी, तो आप ओपन फाइल कर सकते हो। बेसिकली आपकी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की जितनी भी फाइल्स आपकी चल रही होती हैं, आप किसी भी फ़ाइल को ओपन कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट तो खैर नहीं, कोई सी भी फाइल ओपन कर सकते हो और क्या कहते हैं उसको फ़ाइल को विज़िट कर सकते हो, फाइल को देख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अपनी जो मेन फाइल थी हमारी जावास्क्रिप्ट की app.js, मैंने उसको ओपन कर लिया, ठीक है। तो ये मुझे फाइल का सारा कोड दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोड देखना है तो वो तो मतलब वो इसका मेन पॉइंट नहीं है, कोड तो आप कहीं पे भी देख सकते हो, लेकिन ये हमें फ़ायदा देता है डिबगिंग के वक्त। डिबगिंग किसको कहते हैं? डिबगिंग का वर्ड जो है वो बग से निकला है। बग हम कहते हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी क्लाइंट के लिए काम करते हो और वो आपको कहता है कि भाई यहाँ पे मुझे ना क्या कहते हैं इसकी क्लिक के ऊपर जो एक्सपेक्टेड मेरा आउटपुट था वो नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है, ठीक है। यानी उसकी जगह पे कोई भी अगर कोई चीज़ आ रही है, गलत हो रहा है कुछ, कहीं पे कोई कैलकुलेशन गलत परफॉर्म हो रही है, ठीक है, कोई क्लिक काम नहीं कर रहा, तो क्या कहते हैं उन चीज़ों को, इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं बग्स, ठीक है। यानी और ये जो बग्स होते हैं ये बहुत नॉर्मल है। बड़े से बड़ा डेवलपर भी जब कोड करने के लिए बैठता है तो उसके भी कोड के अंदर बग्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी के कोड से बग्स जो है वो आते हैं या बग्स प्रोड्यूस होते हैं तो आप जो है ना क्या कहते हैं उसको ये कहो कि उसको अच्छी जावास्क्रिप्ट नहीं आती, अच्छी डेवलपमेंट नहीं आती। ये नॉर्मल है और ये हर किसी के साथ होता है। अच्छा, अब डिबगिंग का वर्ड जो निकला है वो बग से निकला है, यानी कि डिबगिंग का मतलब ये है कि हम जो है वो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस पे अमल करते हैं अपने बग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और ताकि उन बग्स को पकड़ा जा सके कि वो कहाँ पे आ रहा है, किस लाइन में हमने गलती कर दी, कहाँ पे हमारे कोड के अंदर गलती हमने की है और उसकी वजह से ये इशू हमारे पास आ रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये हमें डिबगिंग करके पता चलती हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिबगिंग, ठीक है। अच्छा, डिबगिंग के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? डिबगिंग के अंदर हम अपने कोड को क्या कहते हैं, डिबगिंग वैसे तो बहुत सारी चीज़ों को कह रहे होते हैं कि मतलब आप कोड को देख रहे हो, मतलब एक्चुअली अगर आप डिबगिंग का नाम कहीं पे भी सुन रहे हो ना, तो डिबगिंग का मतलब आप ये समझोगे अपने जहन में कि भाई इसका मतलब ये है कि ये फ़लाँ डेवलपर जो है ये अभी कोशिश कर रहा है किसी बग को ढूंढने की और उस बग को ढूंढ के फिक्स करने की, ठीक है। अब बग्स को फिक्स करना बहुत आसान होता है, लेकिन बग्स को ढूंढना मुश्किल होता है, ठीक है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अभी जो हमारी मैंने एक छोटी सी एक क्विज एप्लीकेशन बनाई थी, तो उसका लाइन ऑफ कोड जो है वो हमारे पास तकरीबन 87 पे चला गया, ठीक है। उसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। 87 लाइन्स ऑफ कोड है सिर्फ जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। लेकिन ये 87 तक नहीं रहता, ठीक है। हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, 1000, 10,000, लैक्स, ठीक है, मिलियंस के ऊपर हमारा लाइन्स ऑफ कोड अक्सर चले आता है। तो अगर मिलियंस के अंदर हमारा लाइन्स ऑफ कोड चला गया है और उसमें अगर हमें पता चल रहा है कि मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई मसला आ रहा है, तो उसके लिए ना हम क्या कहते हैं, तलाल अहमद आपको मैं पेज से ब्लॉक कर रहा हूँ। आपको ज़्यादा कॉमेडी सूझ रही है तो आप कपिल शर्मा के शो पे जाओ, वहाँ पे करो। अच्छा, तो क्या कहते हैं ये जो हमारे क्या कहते हैं जो सीन होता है इसका डिबगिंग का, ठीक है। तो इसके अंदर मैं बता रहा था आपको कि हमें जो है ना वो कोड जो एक्चुअल कोड जो कि हमारे पास मसला कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, उसको फाइंड करना, उसको ढूंढना, ये ज़्यादा बड़ा मसला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास होते हैं डिबगिंग पॉइंट्स। डिबगिंग पॉइंट्स किसको कहते हैं? डिबगिंग पॉइंट्स हम यहाँ पे लगाते हैं, यानी ये किसी भी लाइन के ऊपर आप लगा लेते हो और आपकी स्क्रिप्ट जब चल रही होती है, ब्राउज़र उस स्पेसिफ़िक जगह के ऊपर जो है वो स्क्रिप्ट को पॉज कर देता है, क्या कहते हैं तब तक जब तक आप खुद जो है वो सारे डेटा को विज़िट ना कर लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा जितना भी लाइन ऑफ कोड था वो चल रहा है, ठीक है। और मेरे पास में मुझे ना यह बेसिकली ये जो क्विज़ का है, कांस्टेंट क्विज़ इक्वल्स टू न्यू क्विज़, जहाँ पे मैंने किया न्यू क्विज़ करके एक नया इंस्टेंस मैंने बनाया आपका, ठीक है। और ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये जो इंस्टेंस है बेसिकली मेरा, ये ठीक बन रहा है या नहीं बन रहा है, या इस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, या जब ये फंक्शन मेरा कॉल होता है तो उस पैरामीटर के अंदर क्वेश्चंस के तौर पे क्या डेटा आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे डेटा ही गलत आ रहा हो। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे उस पर डिबगिंग पॉइंट लगा सकता हूँ और डिबगिंग पॉइंट लगा के हम ये वाला काम हम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो लोड को इसका फंक्शन है, मैंने यहाँ पे एक, जब मैं किसी भी लाइन के ऊपर ऐड करता हूँ, ये
ठीक है, ये ब्लू मार्क, इस ब्लू मार्क को हम कहते हैं ब्रेक पॉइंट। ठीक है, ब्रेक पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पे आके हमारी जो स्क्रिप्ट है वो रुक जाएगी, उस वक्त तक रुक जाएगी जब तक कि मैं खुद उसको आगे बढ़ने का नहीं कहता। ठीक है, अब इस यहाँ पे ये लाइन ऑफ कोड जो है ये एग्जीक्यूट कब होगा, ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट मेरा उस वक्त होगा जब ये लोड को इसका फंक्शन चलेगा। ठीक है, और लोड को इसका फंक्शन मुझे पता है कि मैं जब बटन पे क्लिक करूँगा तब चलेगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही ब्लू बटन लगाते ही आपका रुक नहीं जाता स्क्रिप्ट पे आके, आप जिस फंक्शन के अंदर काम कर रहे हो उस फंक्शन के अंदर अगर आपने ब्रेक पॉइंट लगाया है आपको वही काम अब करना पड़ेगा जिससे वो फंक्शन कॉल हो। तो इस बटन के क्लिक के ऊपर अगर ये लोड को इस कॉल होता है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करते ही मेरे पास यहाँ पे मेरी लास्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, करंट क्वेश्चन हमारे पास नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, ये तो लास्ट क्लास का कोड है, ये ठीक चल रहा था ना हमारे पास। चलो ये भी अच्छी हो गया कि हमें यहीं पे क्या कहते हैं एक चीज़ पता चल गई कि ठीक है यहाँ पे ना ये चीज़ एक इशू कर रही है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इसको ऐसे करके यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं और ब्रेक पॉइंट लगा के हम इस पर दोबारा से क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही दोबारा क्लिक करोगे ये देखो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर आके ये रुक गया। ठीक है, अब इस लाइन पर आके रुकने से मुझे क्या पता चलेगा, मुझे चीज़ें पता चलेंगी कि मेरे पास जो है वो इशू जो है वो कहाँ पे आ रहा है। जैसे ये मैंने इसके ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या वेरिएबल के ऊपर मैं हवर करता हूँ, वह हवर करने से ये मुझे क्या करेगा, मुझे उसके अंदर का डेटा दिखाएगा। जैसे करंट क्वेश्चन के अंदर मैं ऊपर मैंने हवर किया तो ये मुझे बता रहा है करंट क्वेश्चन के अंदर मेरे पास क्वेश्चन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि ये चीज़ जो है वो ठीक नहीं चल रही, तो मेरे ख्याल से हो सकता है ये फर्स्ट टाइम ठीक चल रही हो, सेकंड टाइम पे ना चल रही हो, और उसको रीलोड करने की शायद ज़रूरत है मुझे। रीलोड कर लेते हैं इसको। करंट क्वेश्चन हमारे पास आ गया और क्वेश्चन भी हमारे पास वैल्यू आ रही है, लेकिन ये फिर भी एरर कर रहा है। एरर क्यों क्रिएट कर रहा है, ये कह रहा है कि कैन नॉट प्रोवाइड प्रॉपर्टी। अच्छा, टेक्स्ट कंटेंट के अंदर इशू आ रहा है, टेक्स्ट कंटेंट हमारा यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन कंटेनर जो है हमारे पास क्या कहते हैं, क्वेश्चन कंटेनर बेसिकली इसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट की कोई प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं रखी हुई। ठीक है, क्वेश्चन कंटेनर हमारा कहाँ पे, क्वेश्चन कंटेनर हमारा ये रहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्वेश्चन। ठीक है, और इसको हम देख लेते हैं क्वेश्चन कंटेनर हमारा क्यों नहीं है। अच्छा, ये रहा क्वेश्चन कंटेनर हमारे पास, और अच्छा क्वेश्चन कंटेनर के अंदर देख लो आईडी जो है यहाँ पे ये गलत जा रही है। इसका मतलब है कि ये इसकी वजह से ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे इसकी आईडी को ठीक करेंगे और आईडी ठीक करने से हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से हम करते हैं अपने पास डीबगिंग। ठीक है, तो जैसे ही देखो अब मैं इसको चलाऊँगा तो यहाँ पर मुझे ये जो लाइन ऑफ कोड है क्वेश्चन कंटेनर, ठीक है, ये देख लो पहले नल आ रहा था इसके अंदर, लेकिन अब मेरे पास वो तमाम वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि एक HTML एलिमेंट के अंदर होती हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ से इस तरीके से मैंने स्क्रिप्ट को वहाँ पे बीच में रोक लिया और रोकने के बाद फिर मैंने उसको वहाँ पे चलाया। ठीक है, अब देखो अब मेरे पास ये भी सही चल गया। तो यहाँ पे सिंपली क्विज कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक हो रहा है उसका, और जहाँ पे भी मैं चाहूँ स्क्रिप्ट को अपनी रोक सकता हूँ और रोक के वहाँ पे उस पर डिबगिंग परफॉर्म कर सकता हूँ। इस चीज़ को हम कहते हैं डिबगिंग। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद फिर हमारे पास आ रहा है नेटवर्क का टैब। नेटवर्क का टैब हमने देख लिया था थोड़ा बहुत, हमने जब HTTP रिक्वेस्ट पढ़ी थी। तो नेटवर्क का टैब बेसिकली क्या कर रहा होता है, आपकी ब्राउज़र से जो भी रिक्वेस्ट जारी होती हैं उन तमाम रिक्वेस्ट को मॉनिटर कर रहा होता है, और मॉनिटर करके हमें बता रहा होता है कि कौन सी जो भी रिक्वेस्ट गई थी उस रिक्वेस्ट का क्या डेटा है। यानी जैसे कि मैं यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ क्लियर। ठीक है, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो किसी भी डेटा को, एग्जिस्टिंग डेटा को, और मैं दोबारा से रीलोड करूँगा तो यहाँ पे जितनी भी रिक्वेस्ट मेरी गई है सारी रिक्वेस्ट उसने यहाँ पे लोड कर दी। जैसे सबसे पहले एक जावास्क्रिप्ट 1.4 की एक रिक्वेस्ट गई है। ठीक है, ये बेसिकली हमारी जो लाइव ऐप जो है डेटा उसको लेकर आ रहा है। ठीक है, लाइव सर्वर जो उसकी रिक्वेस्ट है। फिर हमारे पास CSS की फ़ाइल गई है, CSS की फ़ाइल लोड होने के लिए उसकी भी रिक्वेस्ट गई है। ये CSS की फ़ाइल का डेटा आ गया, आप प्रीव्यू करके देख सकते हो किसी भी रिक्वेस्ट को। फिर जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के लिए रिक्वेस्ट गई कि जावास्क्रिप्ट की भी फ़ाइल चाहिए तो उसके भी डेटा आ गया। ठीक है सारा, और इसी तरीके से अगर कोई आप HTTP रिक्वेस्ट, ये जो JSON फाइल में लोड करवा रहा था, ये देखो JSON फाइल की रिक्वेस्ट गई और ये JSON फाइल का भी डेटा जो है वो भी सारा का सारा यहाँ पे आ गया मेरे पास। सही है, तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं अपने पास रिक्वेस्ट, किसी भी रिक्वेस्ट को मॉनिटर कर लेते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि हम जैसे जब आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे होते हो या आप घर पे काम कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो सकता है आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो, लेकिन एक वेब डेवलपर जो होता है उसको इस बात का लाजमी ख्याल रखना पड़ता है
कि हमारे जो इंटरनेट कनेक्शन है हो सकता है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी जो एप्लीकेशन है वो स्लो इंटरनेट में कैसे परफॉर्म करेगी। ठीक है, वो चीज़ भी जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास यहाँ पे एक तो आप ये करोगे कि ये जो डिसेबल कैशे है ना, इसको टिक लगा दोगे। ठीक है, ताकि कोई भी डेटा कैशे से उठ के ना आए जब भी आप नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक ड्रॉप डाउन आ रहा होता है जिसमें लिखा हुआ है नो थ्रॉटलिंग। ये क्या करता है, ये ड्रॉप डाउन बेसिकली नो थ्रॉटलिंग के अंदर ये है कि अभी सब कुछ बंद हुआ है। ठीक है, थ्रॉटल हमारी बंद हुई है। थ्रॉटल का मतलब होता है कि जानबूझ के एक इंटरनेट को स्लो करता है, स्लो इंटरनेट के ऊपर हमारी वेबसाइट को लोड करके दिखाता है कि अगर कहीं पे भी इंटरनेट स्लो है हमारे यूज़र के पास और उस वक्त अगर वो उसको यूज़ करता है तो फिर वो कैसे यूज़ करेगा। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे फास्ट 3G का ऑप्शन है। अगर मैं फास्ट 3G पे इसको लोड करता हूँ तो ये देखो इसको इतना टाइम लगेगा, ठीक है, लोड होने में। और उसी के साथ साथ अगर मैं इसको स्लो 3G पे ले आता हूँ तो स्लो 3G के ऊपर एप्लीकेशन देखो, ये अभी मैंने लोड किया हुआ है, ये देख लो यहाँ पे ये बार चल रहा है मेरा और ये धीरे धीरे लोड होगी और एप्लीकेशन, और इतना टाइम ये मुझे बता रहा है कि आपका क्या कहते हैं इसके ऊपर लगेगा। ठीक है, तो ये तो बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है। जब हम बड़ी एप्लीकेशंस पे काम करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम अपने जहन में रखते हैं, और हमारे पास जो कोई भी किसी भी तरह की परफॉर्मेंस होती है ना, उसमें जो हमारी वेबसाइट की लोडिंग टाइम जो होता है उसका बहुत बड़ा किरदार होता है। ठीक है, दो तरह की ऑप्टिमाइजेशन होती है, दो तरह की परफॉर्मेंस होती है हमारे पास। एक होती है हमारी क्या कहते हैं जो हमारा लोडिंग परफॉर्मेंस होती है वो, और दूसरी होती है रन टाइम परफॉर्मेंस। लोडिंग जो होती है उसकी परफॉर्मेंस कब होती है कि जब कोई भी यूज़र मेरी वेबसाइट पे आया है या मेरे वेब एप्लीकेशन के ऊपर आया है और मेरा URL टाइप करके एंटर करता है, तो वो पूरा का पूरा पेज लोड होने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर जो हमारा क्या कहते हैं, अगर आप रन टाइम परफॉर्मेंस को देखो तो रन टाइम परफॉर्मेंस के अंदर ये होता है कि ऐसा तो नहीं है कि यूज़र किसी बटन के ऊपर क्लिक करे और वो फंक्शन जो है वो बहुत देर से चल रहा है, उसको लोडिंग बहुत ज़्यादा लग रही है। ये जो होती है ये यूज़र के बैड एक्सपीरियंस के अंदर ये तमाम चीज़ें काउंट करती हैं, और ये जो है वो मतलब किसी भी वेब एप्लीकेशन की या यूज़र को नाराज़ करने के लिए, उसको वो कर देने के लिए काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो हमें कभी भी अगर आप क्या कहते हैं किसी अच्छे लेवल की क्या कहते हैं कंपनी के साथ काम करोगे और उनके साथ वो करोगे तो वो ये तमाम चीज़ें बैठ के देख रही होती हैं, वो नोटिस करती हैं। जो क्या कहते हैं QA डेवलपर्स होते हैं वो इन तमाम चीज़ों को नोट करते हैं, इसके ऊपर बग्स क्रिएट करते हैं, आपको इन्फॉर्म करते हैं कि यार ये आपकी वेबसाइट जो आपने बनाई है ये बहुत स्लो लोड हो रही है, इसके लोड होने का रीज़न क्या है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो नेटवर्क का आता है लोड टाइम के ऊपर। यानी अगर आपकी क्या कहते हैं फाइल्स जो हैं अच्छा, लोड टाइम क्यों बढ़ जाता है हमारा? लोड टाइम हमारा उस वक्त बढ़ जाता है जब आपकी कोई भी फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है या CSS की फ़ाइल है, अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई तो जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे आपको app.js यहाँ पे दिख रहा है app.js, और उसके बाद यहाँ पे इसका साइज़ आपको नज़र आ रहा है 3.1 KB। 3.1 KB बहुत छोटा साइज़ है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं स्लो 3G के ऊपर लोड करता हूँ तो ये देखो उसको लोड होने में कितना टाइम लगेगा। देख रहे हो 3.1 KB के ऊपर इतना टाइम लग रहा है। हमारे पास बाज़ औक़ात जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल जो है वो 1 MB तक चली जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर आप सोचोगे फिर परफॉर्मेंस का क्या हाल होगा। यूज़र अगर किसी के पास स्लो इंटरनेट है तो वो अगर लोड कर रहा है हमारी वेबसाइट को तो उसके जो है वो उसके लिए एक्सपीरियंस कितना बुरा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें मेजर करनी पड़ती हैं, इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। अब इन फॉर एग्जांपल अगर हमारी जावास्क्रिप्ट हमारी एप्लीकेशन बड़ी है, ठीक है, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि अगर एप्लीकेशन ही बड़ी है और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल अगर बन गई है 1 MB 2 MB की, तो अब क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये है कि हम क्या कहते हैं इसके लिए जो अभी हम काम करें ना, अभी हमने जितना भी जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, अभी हमने वैनिला जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, इसको हम कहते हैं वैनिला जावास्क्रिप्ट, ठीक है, यानी सिर्फ कोर जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम किया है, ठीक है। तो आगे जाके आप लोग काम करोगे, जो भी मैं रोड मैप के अंदर आपको बताऊंगा, आप डिफरेंट फ्रेमवर्क्स के ऊपर काम करोगे, डिफरेंट लाइब्रेरीज़ के ऊपर काम करोगे, ठीक है। उनके ऊपर जो है वो बेसिकली प्रोडक्शन बिल्ड्स वगैरह का पूरा मैकेनिज़्म होता है, वेब पैक होता है, और इस तरह के बहुत सारे इंजन्स होते हैं जो कि आपकी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को कंप्रेस करते हैं, ठीक है। यानी कि आपकी असल जो अभी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल की हालत है इस तरह की, वो इस तरह से नहीं रहती, ठीक है। अगर मैं आपको गूगल करके जल्दी से दिखा दूँ कंप्रेस्ड जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है, कंप्रेस्ड हालत में आपकी जावास्क्रिप्ट का जो कोड है प्रोडक्शन के अंदर जो जाता है
वो इस तरह का नज़र नहीं आता, वो देखो इस तरीके का कुछ नज़र आता है, ठीक है। अगर आप अभी भी कोई वेबसाइट खोलो ना अपने पास, तो देखना उसके आप जो जावास्क्रिप्ट की फाइल में जाना, आपको इस तरह का कोड नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे पास ये होता है कंप्रेस कोड, ठीक है। इसके अंदर आप कोई भी चीज़ जो होती है उसको ढंग से कोड को रीड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ होती है, ये देखो इस तरह का कोड, ये सारा का सारा हमारा ये कंप्रेस्ड कोड है, ठीक है। सारा का कोड जो है देख लो, जो एम्प्टी स्पेसेस वगैरह होती हैं उन सबको एक जगह कर देते हैं। फंक्शन का नाम देख लो यहाँ पे ए, वेरिएबल का नाम RT, मतलब ये रीडेबल कोड नहीं होता। रीडेबल कोड होता है हमारे अपने खुद के लिए, ठीक है, ताकि हम उसको बेहतर तरीके से उस पर काम कर सकें, उसको डीबग कर सकें। लेकिन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे आपका जब कोड जा रहा होता है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के ऊपर आपका कंप्रेस्ड कोड होता है, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं कंप्रेस्ड कोड, ठीक है। ये जो कंप्रेस्ड कोड होता है आपका, ये आपकी एक्चुअल जो जावास्क्रिप्ट की फाइल, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 MB की बना दी है, तो कंप्रेस होने के बाद आपका जो कोड रह जाएगा वो मुश्किल से 50 KB के करीब रह जाएगा, ठीक है। तो ये तमाम काम जो है वो जब आप किसी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट के वनीला जावास्क्रिप्ट के साथ भी कर सकते हो आप, लेकिन क्या कहते हैं, मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अब उस पर काम इतना होता नहीं है। तो अब जो है वो हम यूज़ करते हैं क्या कहते हैं, कोई भी आप फ्रेमवर्क या कोई लाइब्रेरी होती है उसमें, तो उसमें इस तरह के बिल्ट इन मैकेनिज़्म होते हैं, वो खुद से ये काम आपको सारे के सारे करके दे रहे होते हैं। चाहे आप रिएक्ट उठा लो, चाहे आप व्यू उठा लो, चाहे आप एंगुलर उठा लो, चाहे आप नेक्स्ट उठा लो, ये सारे के सारे इस तरह के काम जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर फिर आपको इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वहाँ पे भी आपको मल्टीपल बिल्ड्स बनती हैं, आपकी डेवलपमेंट बिल्ड बनती है और क्या कहते हैं प्रोडक्शन बिल्ड बनती है, ये सारी चीज़ें जो है वो उसको देखता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके पास ऑफलाइन है कि अगर आप यूज़र ऑफलाइन हो जाता है तो उसका किस तरह का नज़र आएगा, ये आपका ऑफलाइन बिहेवियर है आपकी एप्लीकेशन का, ठीक है, जो नॉर्मल होता है। उसके बाद फिर हमारे पास आ रहा है परफॉर्मेंस का टैब, ठीक है। परफॉर्मेंस जो है वो बेसिकली आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को हिट करने की होती है। यहाँ से आप किसी भी इस पर रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक कर सकते हो और रिकॉर्ड करोगे तो ये रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है किसी भी तरह की परफॉर्मेंस को, ठीक है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो ये सारी चीज़ें। जैसे ही आप स्टॉप करोगे तो ये आपको पूरा डेटा बता देगा आपको कि आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस जो है वो थ्रू आउट जब इसने बनाई तो ये सारे स्क्रीनशॉट्स इसने ले लिए बीच से कि किस चीज़ को कितना टाइम लगा। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टैब्स होते हैं नीचे, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास नेटवर्क्स आ रहा है, यहाँ पे फ्रेम्स हैं कि मल्टीपल कौन सी रिक्वेस्ट में कितना टाइम लगा, किस फ्रेम में कितना टाइम लगा, ठीक है। और फिर ये आपका थ्रेड है, मेन थ्रेड होता है हमारे पास, क्योंकि आपको पता है जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। तो ये एक एक फंक्शन के बारे में आपको यहाँ पे बता रहा होता है कि जब इस स्क्रिप्ट को इवेल्यूएट किया तो उसमें कितना टाइम हुआ, जो आपकी क्या कहते हैं कौन सी फाइल, कौन सा फंक्शन, एक एक चीज़ आपको यहाँ पे बता रहा होता है डिटेल के अंदर। आप यहाँ पे इसको विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पे किसी भी जगह पे आपने जूम करना है वहाँ पे आप क्लिक कर दो, यहाँ पे ड्रैग करके ऐसे बता दो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का डेटा विजिट करना है, तो आपको स्पेसिफिकली उस डेटा के बारे में वो सारी चीज़ें दिखा रहा होगा। तो ये हमारा था परफॉर्मेंस। और बिल्कुल उसी तरीके से मेमोरी भी होती है हमारे पास। मेमोरी जो होती है वो हमारी एप्लीकेशन की रैम को मॉनिटर कर रहा होता है कि बेसिकली आपकी जो क्या कहते हैं कौन से आपके फंक्शन के क्लिक होने पे आपकी कितनी रैम चली है, ठीक है। कंप्यूटर की रैम होती है ना, ये रैम को यूज़ कर रहा होता है। तो आपकी वेबसाइट ज़्यादा रैम यूज़ कर रही है, अगर ज़्यादा रैम यूज़ कर रही है तो जाहिर सी बात है फिर प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है। तो आप इसमें रैम को देख सकते हो, कितना CPU आपकी कंजम्पशन हुई है, वो सारी चीज़ें आपको मेमोरी के अंदर ये सारी चीज़ें बता रहा होता है। आप यहाँ पे सिंपली टेक स्नैपशॉट करके या लोड करके ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और उसके बाद फिर एप्लीकेशन का टैब हमने देख लिया था। ये जो है वो क्या कहते हैं हमारी एप्लीकेशन का लोकल स्टोरेज वगैरह का डेटा होता है, कुकीज़ का डेटा होता है, और क्या कहते हैं ये जो सेशन स्टोरेज होती हैं, ये कैशे वगैरह, ये सारा का सारा डेटा जो है वो हमारे पास एप्लीकेशन के ज़रिए हम यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास इसी तरह की और मल्टीपल टैब्स होते हैं जिसमें सिक्योरिटी वगैरह है। और एक है ये लाइट हाउस है, ये मेरे ख़्याल से क्या कहते हैं पूरी आपकी एप्लीकेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस लगा के उसकी रेटिंग आपको एक ला के दे देता है। तो ये चीज़ें बड़े मज़े की हैं। आप क्या कहते हैं आगे जाके इन तमाम चीज़ों को देख लेना, ठीक है। मैं इनके अंदर ज़्यादा डीपली इसमें इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो आपके पास काम होता है वो एलिमेंट का होता है, कंसोल का, सोर्सेज का और नेटवर्क्स का, ठीक है। ये वाले जो परफॉर्मेंस मेमोरी वगैरह वाले जो काम हैं, ये जो है वो ज़्यादातर आपको जो QA वगैरह वाले होते हैं वो कर रहे होते हैं, वो चेक कर रहे होते हैं, वो चेक करके आपको बता रहे होते हैं, तो फिर आप उसको बाद में उसको देखते हो। तो ये बड़े काम की चीज़ें होती हैं, टैब्स होते हैं, इन चीज़ों को आप ज़रूर क्या कहते हैं देखना। अच्छा, अब
ये क्या कहते हैं हमारा परफॉर्मेंस वगैरह के ऊपर ये चीज़ें थी, ठीक है। अच्छा, परफॉर्मेंस के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल वेबसाइट्स होती हैं जो कि बेसिकली आपके जावास्क्रिप्ट के किसी भी कोड को या फंक्शन को मेजर करके देख सकती है। एक चीज़ हमेशा एक अच्छा डेवलपर जो होता है ना वो जहन में रखता है, वो क्या बात रखता है कि मैंने जो कोड लिखा है वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है। ये बात आपने हमेशा अपने जहन में रखनी है। आपने कोई भी काम किया, उस काम के लिए आपने कोई भी लॉजिक बनाई, आप अपने जहन में ये वाला दरवाज़ा हमेशा आप उसको खुला रखना कि ये जो कोड मैंने किया ये परफेक्ट कोड नहीं है, इससे भी बेहतर कोड हो सकता है, इससे भी इफ़िशिएंट कोड हो सकता है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपने क्या कहते हैं ये सोचोगे या ये क्या कहते हैं जब काम करोगे, ठीक है, तो आप कोई भी फॉर एग्जांपल आपने एक फॉर लूप बनाया, ठीक है, और फॉर लूप बना के आप कोई काम कर रहे हो सकता है वही काम जो आप फॉर लूप बना के कर रहे हो वो फॉर लूप के बगैर भी हो सकता हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह इस तरह की चीज़ें आपने शायद पढ़ी होंगी, तो इन चीज़ों को देखते हैं। अगर हो सकता है आपने किसी काम को करने के लिए नेस्टेड फॉर लूप बना लिया, लेकिन हो सकता है वो नेस्टेड फॉर लूप के बजाय सिर्फ सिंगल फॉर लूप से भी हो सकता हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। मल्टीपल गूगल के ऊपर वेबसाइट्स होती हैं, आप देख लेना। JSPerf के नाम .com के नाम से एक वेबसाइट है जो कि जावास्क्रिप्ट के कोड को क्या कहते हैं प्रेफरेंस करती है, कंपेयर करती है। फॉर एग्जांपल आपके पास दो अप्रोचेज़ आ रही हैं किसी भी काम को करने के लिए। आप एक काम एरे के अंदर कर रहे हो तो आपके पास पहला तरीका आ रहा है कि मैं ये काम फॉर ईच के ज़रिए भी कर सकता हूँ, दूसरा तरीका आपके पास आ रहा है कि मैं फॉर लूप के भी ज़रिए कर सकता हूँ। तो JSPerf.com जो है वो आपको दोनों पैनल एक बना के दे देगा और उसके ऊपर आप एक तरफ जो है वो फॉर ईच का कोड रख दो, दूसरी तरफ पे फॉर लूप का कोड रख दो। वो दोनों कोड को एग्जीक्यूट करेगा और करके आपको खुद बता देगा कि दोनों में से कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इस तरह की मल्टीपल वेबसाइट्स होती है, उनको ऊपर जाके जो है वो आप अपनी परफॉर्मेंस एप्लीकेशन कहीं पे भी कोड के ऊपर मेजर कर सकते हो। अपने लिए सीखने के दरवाजे कभी बंद नहीं करना। ये नहीं सोचना कि मतलब मैं अकले कुल हूँ और मुझे तो बहुत कुछ आ गया और मेरा कोड बहुत अच्छा होता है। आप हमेशा बेहतरी की तरफ जा सकते हो और बेहतरी कर सकते हो। अगर ये दरवाज़ा खुला रखोगे तभी आपको लर्निंग मिलेगी आगे। अच्छा, कुकीज़ क्या होती हैं? कुकीज़ जो हैं वो बेसिकली क्या कहते हैं आपकी एप्लीकेशन का डेटा होता है, यानी वो डेटा होता है जो कि आपका सर्वर जो है वो आपकी क्या कहते हैं उसमें स्टोर करवा रहा होता है, आपके ब्राउज़र के अंदर स्टोर करवा रहा होता है और बाद में उस डेटा को हर एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट के ऊपर कुकीज़ साथ जारी होती हैं तो उस डेटा को रीड भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे आते हो और आके लॉगिन करते हो, ठीक है, आप फेसबुक पे जाते हो और फेसबुक पे जाके आप कर लेते हो लॉगिन करने के बाद जब आप पेज रिफ़्रेश करोगे तो क्या आपका सारा डेटा चला जाएगा? नहीं जाएगा ना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लॉगिन करने के बाद फेसबुक ने कोई ना कोई स्पेसिफिक डेटा आपके ब्राउज़र में सेव कर दिया था, जिसकी वजह से आपके रीलोड कर भी रहे हो आप, तब भी फेसबुक को पता है कि ये बंदा ऑलरेडी लॉगिन कर चुका है, मैं दोबारा इसको लॉगिन पे नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है, ये जो डेटा होता है, ये डेटा इसको हम कहते हैं सेशन का डेटा। अपने जो भी हमारा सेशन जब हम लॉगिन करते हैं ना तो हमारा एक सेशन क्रिएट हो जाता है। तो ये जो सेशन का डेटा हमारा क्रिएट हो जाता है तो ये अब जो फेसबुक है वो डेटा में क्या स्टोर करता होगा, ठीक है। फेसबुक अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ये समझ लो फेसबुक ने जो है ना अपने पास हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर यानी लोकल स्टोरेज के अंदर अगर उसने ये सेव करा दिया लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और यहाँ पे करा दिया इज़ लॉग्ड इन, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे इसने रख दिया ट्रू, ठीक है। अब अगर सिर्फ इतना सा काम है तो इतना सा काम तो कोई भी हैकर मैन्युअली भी कर सकता है, ठीक है। मैंने खुद भी तो कंसोल में जाके कर लिया ना, मैं भी कर लूँगा ये वाला काम, लेकिन इससे पहली बात तो ये क्लियर नहीं होती, ठीक है। पहला तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ये गलत है, ठीक है, और दूसरा ये क्लियर नहीं होती यहाँ पे लोकल स्टोरेज में ये पता नहीं चलेगा कि लॉगिन किसने किया हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है हमारे लॉगिन मैकेनिज़्म जो सिक्योरिटी मैकेनिज़्म होता है वो कैसे चलता है कि जब भी आप लॉगिन करते हो ना, फेसबुक क्या करता है, फेसबुक आपके लिए एक टेम्परेरी कोड होता है वो जनरेट कर लेता है जो कि इनक्रिप्टेड कोड होता है, ठीक है। इनक्रिप्टेड का मतलब कि मतलब वो एक ऐसी चीज़ होती है लिखी हुई स्ट्रिंग, बड़ी सी स्ट्रिंग होती है जो कि आप पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते कि ये क्या है, ठीक है। अजीब सी एक चीज़ लिखी हुई होती है, वो आपका कोड होता है, ठीक है। तो वो कोड जो होता है वो आपकी कुकीज़ के अंदर आके स्टोर हो जाता है और जब आप कोई भी रिक्वेस्ट फेसबुक पे परफॉर्म करते हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई लाइव की स्टार्ट कर ली अपनी कोई वीडियो या आपने किसी दोस्त की पोस्ट को लाइक करना है, हर बार पहले फेसबुक क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि वो जो कोड है वो वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड कोड है फेसबुक आपको सिर्फ उस कोड से पहचानता है, याद रखना, ठीक है। अगर वो कोड वैलिड है
तभी क्या कहते हैं आपका जो है वो आपको आपका काम करने देगा, वरना फिर आपको बोलेगा भाई आप जाओ, आप जाके दोबारा से लॉगिन करो। तो इस तरीके के काम के लिए हम कुकीज़ वगैरह को यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हम आते हैं आगे के रोड मैप के ऊपर और प्लान के ऊपर, और मैं आपको बताता हूँ कि अब हमने क्या काम करना है, कैसे करना है। अच्छा, अब देखो, अब जावास्क्रिप्ट आपने सीख ली, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट आपने सीख लिया अगर, तो अच्छा जी, ये जावास्क्रिप्ट जो है अब हम आना है क्या कहते हैं लाइब्रेरीज़ के ऊपर और फ्रेमवर्क्स के ऊपर, उन पे काम करना है, ठीक है। सिर्फ जावास्क्रिप्ट की बेस के ऊपर बहुत मुश्किल है कि आपको कोई इंटर्नशिप दे या आपको कोई जॉब दे। तो आप बोलोगे कि सर आपने फिर जावास्क्रिप्ट पढ़ाई क्यों? देखो, जावास्क्रिप्ट इसलिए पढ़ाई क्योंकि जिस लाइब्रेरी पे या जिस फ्रेमवर्क के ऊपर आप काम करते हो, वो तमाम की तमाम लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क जो हैं, जो भी फ्रंट एंड के ऊपर हमारे बनते हैं, वो बनते ही जावास्क्रिप्ट के ऊपर हैं, ठीक है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट ही नहीं आती होगी तो आप उस लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क के ऊपर काम नहीं कर सकते, ठीक है। कोड जो होता है, कोड वो आपका जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही होता है। लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क क्या करते हैं, वो आपको बने बनाए फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको खुद से कोड ना करना पड़े, आप उन फंक्शंस को यूज़ करके अपना काम आसानी से कर सको, ठीक है। तो कोई भी लाइब्रेरी हो आपकी, वो आपको क्या कहते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रही होती हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने किस पे जाना है? अब देखो, हमारे पास जब हम फ्रेमवर्क उस पर जाते हैं ना, फ्रंट एंड के ऊपर, तो फ्रंट एंड के ऊपर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप जिस पे चाहो आप जा सकते हो। यानी कि क्या कहते हैं, मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मैंने जब सीखी थी तो मैंने उस टाइम पे हमारे पास एंगुलर 1 था, एंगुलर 1, ठीक है, बहुत पुराना है। तो उस टाइम पे एंगुलर 1 आया हुआ था, तो हम लोगों ने एंगुलर 1 पे काम किया था। लेकिन हम फ्रंट एंड डेवलपर्स को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को ये करना पड़ता है कि हमारे पास अक्सर जो है वो क्या कहते हैं, बहुत सारे हमारे पास फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स हैं, तो हमें कोशिश करनी पड़ती है कि हम 2-3 को सीख लें, ठीक है। अच्छा डेवलपर जो होता है उसको एटलीस्ट 2 से 3 फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज तो आती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंपली अगर किसी एक चीज़ से अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वक्त आपके लिए आपको रियली जो है ना वो रिएक्ट या फिर नेक्स्ट.जेएस, ठीक है, वो अच्छी है। रिएक्ट जो है वो बेसिकली कोर है एक। अगर आप रिएक्ट के ऊपर जाते हो और रिएक्ट को क्या कहते हैं अंडरस्टैंड करते हो और उसको लर्न करना शुरू करते हो, रिएक्ट के ऊपर बहुत काम हो रहा है, ठीक है। अभी लोग बड़ी क्या कहते हैं फैला रहे हैं कि रिएक्ट डेड हो गई है, डेड हो गई है। रिएक्ट डेड नहीं हुई है। रिएक्ट जो है बेसिकली रिएक्ट के लिए एक कमांड होती है, रिएक्ट के आप प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, वो कमांड जो है वो डेड हो गई है। उसके अलावा रिएक्ट की एप्लीकेशन अभी भी चलेंगी, लेकिन अब रिएक्ट की डिमांड जो है वो थोड़ी सी नीचे आई है, क्योंकि रिएक्ट के साथ साथ अब नेक्स्ट.जेएस जो है वो भी ऊपर आ रही है, ठीक है। अब रिएक्ट को मैंने आपको क्यों कहा है, रिएक्ट का मैंने इसलिए कहा है क्योंकि नेक्स्ट.जेएस जो है वो भी रिएक्ट के ऊपर ही लिखा हुआ एक रैपर है, ठीक है। अंदर अपने वो भी रिएक्ट को ही यूज़ कर रहा होता है। अगर आपको रिएक्ट आती है तो आपको नेक्स्ट.जेएस पे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती हैं, जो कि आप सिंपली एक वेबसाइट उसकी नेक्स्ट.जेएस के ऊपर जाके उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के वाला काम आप कर सकते हो। तो हमारे जो अगर आप रिएक्ट सीख लोगे तो आपकी जो कोर है वो वाली अच्छी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो आप रिएक्ट के ऊपर भी काम कर सकते हो और नेक्स्ट.जेएस के ऊपर, दोनों के ऊपर ही काम कर सकते हो। तो एक ही ऑप्शन से आपके पास ये दोनों चीज़ें रेडी हो जाएंगी। आप रिएक्ट पे भी काम कर सकते हो और नहीं नेक्स्ट पे भी, दोनों पे, ठीक है, अगर आपको रिएक्ट लर्न करते हो। अच्छा, अब अगर आप लोगों ने क्या कहते हैं किसी और फ्रेमवर्क पे, लाइब्रेरी पे जाना है, आप बिल्कुल उस पर जा सकते हो। अभी सबसे कम काम जो है वो चलता है अभी एंगुलर के ऊपर, और उसके बाद फिर हमारे पास व्यू है। व्यू पे भी अच्छी खासी काम हो रहा है। व्यू के ऊपर भी अगर आप व्यू पे जाओ तो व्यू.जेएस के ऊपर भी काम आप कर सकते हो। और उसके अलावा फिर सबसे ऊपर जो है वो अभी हमारे पास रिएक्ट और नेक्स्ट है। तो इसीलिए मैंने आपको रिकमेंड किया है कि आप रिएक्ट या नेक्स्ट की तरफ जाना। अगर आप रिएक्ट.जेएस जो है वो सीखना चाह रहे हो तो रिएक्ट.जेएस के लिए जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी पूरी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है रिएक्ट.जेएस के नाम से। मैंने रिएक्ट.जेएस को जावास्क्रिप्ट के साथ भी सिखाया है और रिएक्ट.जेएस को मैंने टाइपस्क्रिप्ट के साथ भी सिखाया है। दोनों प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट नहीं आती तो आप पहले रिएक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट वाली सीख लेना, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप चाहो तो टाइपस्क्रिप्ट भी देख सकते हो, उसको भी सीखो। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास तकरीबन 4 से 5 वीडियोज़ हैं टोटल रिएक्ट के ऊपर। वो 4 से 5 वीडियोज़ अपना एक वो बना लो, एक हफ़्ते का फ्रेमवर्क बना लो कि आपने एक हफ़्ते के अंदर अंदर वो 4-5 वीडियोज़ 1-1 घंटे की वीडियोज़ हैं, ज़्यादा लंबी नहीं है। तो आपने वो वीडियोज़ अपनी ख़त्म करनी है, एंड करनी है, और सिर्फ देखनी नहीं है, बल्कि जो काम जो कोड मैं वहाँ पे कर रहा हूँ साथ साथ आपने उस चीज़ को करना है, ठीक है। एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपने ये जावास्क्रिप्ट का कोर्स अगर अच्छी तरीके से किया है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर रिएक्ट पढ़ लेना, रिएक्ट कंप्लीट कर लेना आपके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको वो आ जाएगी।
और जिन लोगों की अभी थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट कमज़ोर है तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक बार फिर से ये जो हमारी 15 दिन का जो सेशन था उसको रिपीट करें, सेशन 1 से रिपीट करते हुए आएँ और साथ साथ सारा काम करते हुए आएँ। जितने मैंने असाइनमेंट्स आप लोगों को दिए हैं, असाइनमेंट हम 3 ही रख रहे हैं, चौथा असाइनमेंट मैं आपको नहीं दूंगा, 3 ही बहुत हैं। 3 असाइनमेंट जो होंगे हमारे वही उन्हीं को आप क्या कहते हैं रिपीट करें, उनको किसी तरीके से चेंज कर लें। उसके अंदर डेटा आप गूगल कर लें, गूगल पे मल्टीपल जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स देख लें, चैट जीपीटी पे पूछ लें, वो भी आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ दे देगा। तो ये चीज़ें जो है वो क्या कहते हैं आप ले लें आइडियाज़ वगैरह और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू करें। और क्या कहते हैं अगर आपने क्या कहते हैं ये डी कर लिया तो 15 दिन एक साइकिल अपनी और रिपीट कर लें और 15 दिन के बाद इंशाल्लाह फिर जब आप निकलोगे तो फिर आप पूरे चीते बन के ही निकलोगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप रिएक्ट पे चले जाना, ठीक है। तो तकरीबन 5 से 1 हफ्ते का टाइम लगेगा आपको रिएक्ट करने में। रिएक्ट करने के बाद रिएक्ट अगर आपकी हो गई, आप 2 से 3 प्रोजेक्ट्स अपने पास लर्निंग के लिए रिएक्ट के ऊपर रेडी करो। टू डू प्रोजेक्ट बना लो, जैसे मैंने क्विज़ एप्लीकेशन बनाई है, क्विज़ एप्लीकेशन आप बना लो इस तरह की रिएक्ट के ऊपर। ये चीज़ बना लो, अपनी सीवी के अंदर अपने पास मेंशन करो, गिटहब पे उसका कोड रखो लाजमी, ताकि लोग भी देख सकें। जहाँ पे भी आप सीवी भेजो उस पर गिटहब का लिंक लाजमी होना चाहिए। और उसके बाद इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर इंटर्नशिप के लिए कॉल आएगी अगर आपने रिएक्ट अच्छी कर ली है अपनी, और अपनी जावास्क्रिप्ट अगर ये 2 चीज़ें अगर आपने अच्छी कर ली हैं तो, ठीक है। तो इन चीज़ों को लाजमी आपने वो रखना है। और उसके अलावा अब जो है ये हो गया आपका रोड मैप कि आपने ये क्या करना है, ठीक है। रिएक्ट अगर आपकी कंप्लीट हो जाए और आपको कोई इंटर्नशिप वगैरह मिल जाए तो फिर आप कंप्लीट मर्ज स्टैक देख लेना, नोड.जेएस वगैरह। उसके बाद उसकी चीज़ें भी हैं, मोंगोडीबी है, ये चीज़ें हैं, ये सारी मेरे चैनल के ऊपर ये सारी पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हो। अच्छा, अब हम आते हैं अपने आज के जो सेशन में अब आ रहा है हमारे पास के सर्टिफिकेट्स का। अच्छा, सर्टिफिकेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया हमने रखना है, हम इसको अभी हमने ठीक तरीके से मेजर नहीं किया। अभी हमारे पास सारे असाइनमेंट्स के रिज़ल्ट्स आ जाएं तो और ये चीज़ें हम निकालेंगे। और उसके अलावा क्या कहते हैं हम जो क्विज़ होगा, क्विज़ का भी रिज़ल्ट देखेंगे। अभी हमारा एक फ़ाइनल क्विज़ बाकी है जिसका जो कि हम ईद के बाद रखेंगे। और जितने भी कराची के लोग हैं इस बार हमने अलाउ कर दिया उनको कि वो घर से बैठ के जो है ना क्या कहते हैं उन्होंने टेस्ट दे दिया है। बेसिकली इसको इसलिए ज़रूरी है इसको आपको वहाँ पे आना, क्योंकि फिर घर पे बैठ के लोग गूगल कर रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, अपना नुकसान कर रहे होते हैं। हमारा तो कोई नुकसान नहीं है उसके अंदर, लेकिन ऑन साइट क्विज़ इसलिए लाजमी है कि हम लोग जो है वो एक्चुअली देखना चाहते हैं कि वाकई आपने कितना लर्न कर लिया और कहाँ कहाँ पे आपने मिस्टेक्स की और क्या चीज़ ठीक होनी चाहिए थी, ठीक है। उसके अलावा जावास्क्रिप्ट का ये जो पहला क्विज़ हमारा हुआ था, इसका पूरे के पूरे क्वेश्चंस और इसके आंसर जो है वो मैं आपको ग्रुप के अंदर दे दूँगा। आप लोगों को इसकी PDF कंप्लीट आज ही रात को, और क्या कहते हैं तो आप लोग उसको भी देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कवर क्लियर हो जाएगा कि यार आपने कहाँ पे क्विज़ के अंदर गलती की, कहाँ पे आपने सवाल का जवाब ठीक नहीं लिखा था और क्या सही जवाब है। तो ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो। जो फाइनल होगा MCQs मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये वाला हमने जानबूझ के सिर्फ आप लोगों से कनेक्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी रखा था। जो फाइनल वाला होगा हमारा वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। वो मैं ख़ुद प्रिपेयर करूँगा आप लोगों के लिए, और वो सिर्फ़ और सिर्फ उस चीज़ से रिलेट करेगा। वो तमाम टॉपिक्स उसके अंदर होंगे जो कि हमने 15 दिनों के अंदर पढ़े, ठीक है। तो इन 15 दिनों के अंदर हमने जितने भी टॉपिक्स कवर कर लिए वो सारे के सारे इंक्लूडेड होंगे। वो हमारे फाइनल MCQ जो होगा उसके अंदर आपको जो है वो ईद के बाद हम बुलाएंगे ऑन साइट, और ऑन साइट बुला के आप लोगों से वो टेस्ट करवाएंगे। जो कराची के बाहर के लिए हैं उनके लिए भी हम देखेंगे, अगर उनके अपने शहर में सैलानी का कोई कैंपस है तो वहाँ पे लिए उनके लिए टेस्ट अरेंज करवाएंगे। और अगर उनके अपने शहर में कोई क्या कहते हैं कैंपस नहीं है तो क्या कहते हैं फिर कुछ ऑप्शन देखेंगे उनके लिए इस तरह का। तो ये चीज़ें जो है ना वो लाजमी आपने करनी है। तो ईद तक का टाइम है आपके पास। अगर आप किसी जगह पे किसी स्पेसिफिक लेवल के ऊपर कमज़ोर हो गए हो, रह गए हो, आप पहले वाली क्विज़ के अंदर फेल हो गए हो, आप असाइनमेंट में फ़ेल हो गए हो, मैटर नहीं करता, भूल जाओ उन तमाम चीज़ों को। इस चीज़ को दोबारा से कंप्लीट करो। अगर फाइनल क्विज़ के अंदर आप पास हो जाते हो, ठीक है, हम फिर बाकी चीज़ें आपकी हो सकता है कि हम इग्नोर कर दें, ठीक है। हम फिर आप देखेंगे कि ठीक है अगर फाइनल क्विज़ इसने अच्छा कर दिया हमारे पास आके तो इसका मतलब ये है कि इसने वाकई जावास्क्रिप्ट हमारे पास ढंग से सीखी है, और फिर जो है वो हम आपको सर्टिफिकेट के लिए हम आपको एलिजिबल कर देंगे। लेकिन मैं अगर एक बात बताऊँ, अगर आपने ठीक तरीके से अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ ली है ना तो आपकी वो जो जावास्क्रिप्ट की वो जो स्किल है ये ज़्यादा भारी कीमती ख़जाना है आपके लिए, बजाय इसके कि आप सर्टिफिकेट के पीछे भागो। सर्टिफिकेट की मैं अक्सर कहता हूँ कोई वैल्यू नहीं होती, स्किल्स की वैल्यू होती है, बंदे की वैल्यू होती है। आप किसी भी कंपनी में जाते हो, आप क्या कहते हैं इंटरव्यू अपना क्लियर कर लेते हो, वहाँ पे जब बैठ के काम करोगे या बैठ के इंटरव्यू क्लियर ही नहीं होगा आपका तो, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो,
ठीक है, आप उसको दिखाते हो भाई ये देखो मेरे पास ये सैलानी का सर्टिफिकेट है SMIT का, आप उसको सर्टिफिकेट दिखाते हो, कहता है ठीक है सर ठीक है, मैं आपसे 2-4 सवाल करता हूँ। वो सवाल करता है, आपके पास किसी एक सवाल का भी जवाब नहीं होता, या जवाब देते भी हो तो गलत जवाब देते हो, वो आपको सिर्फ सर्टिफिकेट की बेस पे हायर नहीं करेगा। ठीक है, वो बोलेगा भाई ये सर्टिफिकेट, आजकल तो डिग्रियां जाली बन जाती हैं तो फिर सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो। अगर आप चीटिंग करके, क्या कहते हैं, मेरे पास अक्सर ये जो असाइनमेंट आए हैं, आपको लग रहा होगा कि आपने अपने टीचर को बेवकूफ़ बना दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको स्पेसिफिक डेटा भेजा है। मेरे पास हर स्टूडेंट के पास जो कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं उसके अलावा भी कॉलम्स थे जिसके अंदर कॉमेंट्स एडिड हैं, जिसमें लिखा हुआ था कि कौन से बंदे ने कहाँ से कौन सा कोड कॉपी किया है। ठीक है, तो चैट GPT वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना, ये क्या कहते हैं, ये मुझे सब पता है। मैं जो है ना पढ़ाता रहता हूँ बच्चों को, तो मुझे पता है कि कौन कहाँ से क्या कर सकता है और कौन किस तरह का कोड एक आप स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मुझे सब पता होता है, मेरे पास हर स्टूडेंट का डेटा है कि किसने कहाँ से कोड कॉपी किया, लेकिन मैंने उसके नंबर कॉपी करने के ऊपर किसी के भी नंबर नहीं काटे। एक्चुअली जो हमारा डिसाइड होगा, ये जो असाइनमेंट था ये आपकी प्रैक्टिस करने के लिए था। ठीक है, इसीलिए हमने सेकंड और थर्ड असाइनमेंट में किसी को बाहर भी नहीं किया कोर्स से। पहले में तो इसलिए करना ज़रूरी था क्योंकि वो फालतू लोग हमारे पास ग्रुप में ऐड हुए हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमें वो वाली खेप तो चाहिए नहीं। ठीक है, कि जो कुछ भी नहीं करना चाहती। तो पहले वाले में तो हमने आप लोगों को एक झटका देने के लिए बाकी सबको, जितने भी थे जिन लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाया था, सबको हमने बाहर निकाल दिया था। 2 और 3 में मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं क्या कहते हैं, आप लोगों को चांस देना चाह रहा था। क्विज़ के बाद भी हमने किसी को नहीं निकाला क्योंकि मैं चांस देना चाह रहा हूँ। अभी भी आप लोग कोर्स का पार्ट हो, चाहे आपने सब कुछ फेल कर दिया है, अभी भी आपके पास टाइम है, आप अपनी तैयारी करो। आपको हम फाइनल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। फाइनल टेस्ट आपने अच्छा निकालना है। अगर आपने फाइनल टेस्ट अच्छा निकाल दिया तो भी आपके पास उम्मीद है। ठीक है, लेकिन वो फाइनल टेस्ट आप उसी वक्त निकाल पाओगे जब आपने ये पूरे के पूरे 15 सेशन ठीक से ढंग से देखे हैं, प्रैक्टिस की अच्छी तरीके से, तभी आप इसको क्लियर कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, ये हो गया। उसके अलावा मेरी तरफ से बातें अब ख़त्म हो गई हैं। और अच्छा, Next.js के ऊपर मैं, बहुत से लोग कह रहे थे, तो Next.js का इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी कोर्स लेकर आएंगे। हो सकता है कि हम ऑन साइट रखें उसको, क्या कहते हैं, ऑनलाइन जो है वो तो अब रमज़ान की वजह से हमने ऑनलाइन रखे थे, तो अब हम ऑन साइट ही रखेंगे कराची वालों के लिए ख़ास तौर पे। तो कराची वालों के लिए हम ऑन साइट उनको हो सकता है बुलाएंगे Next.js के ऊपर। तो Next.js का हम रखेंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द अनाउंस करेंगे। हमारे पेज से कनेक्टेड रहिएगा। SMIT के पेज को अगर किसी ने लाइक नहीं किया हुआ तो SMIT के पेज को ज़रूर लाइक कर दें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, आपने ये पूरा जावास्क्रिप्ट का कोर्स आपने सीखा, मैंने आपसे कुछ भी डिमांड नहीं किया, कोई भी चीज़ आपसे डिमांड नहीं की, लेकिन एक फ़ाइनल चीज़ आपसे एक ये डिमांड कर रहा हूँ कि एक तो ये करें कि ये जो सैलानी है इसको अपने फ़ितरात के अंदर, सदक़ात के अंदर, अभी रमज़ान का टाइम है, फ़ितरा हम सब ने निकालना ही निकालना है। तो आपको पता है कि SMIT जो है वो किस तरह का काम कर रहा है, सैलानी किस तरह के काम कर रहा है। तो अपने फ़ितरे जो हैं वो तो आपने वैसे भी किसी न किसी को देने ही हैं, तो वो ज़रूर कोशिश करें कि उसका एक हिस्सा, या अगर आपके पास कोई ऐसा है, कोई रिश्तेदारों में अगर कोई है तो ज़ाहिर सी बात है पहली प्रायोरिटी रिश्तेदारों की बनती है, लेकिन कोई एक आध हिस्सा जो है वो आप उसके लिए, SMIT के लिए, सैलानी के लिए भी मुख्तस करें उसको। ऐसे तो SMIT में फ़ितरा जो है वो नहीं होता, लेकिन बाकी लोग उसमें खाने वगैरह के लिए आप फ़ितरा दे सकते हैं। सैलानी को चीज़ों के अंदर याद रखें। और दूसरा ये कि जो फ़ायदा आपने लिया है, इस फ़ायदे को अपने तक नहीं रखें। अगर आप शेयर करते हैं और ये वीडियोस को, हमारे चैनल को, हमारे पेज को, जो मेरा YouTube चैनल है उसको भी शेयर करें लोगों के साथ। अगर आप इसको शेयर करेंगे और अगर कोई उससे लर्न कर लेता है, कुछ सीख लेता है, किसी जगह पे पहुंच जाता है, ज़िंदगी भर जब तक वो कमाएगा तब तक आपके लिए सदका जारिया होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को प्लीज़ मिस ना करें। एक क्या कहते हैं, बटन आपने सिर्फ प्रेस करना है और आपको ज़िंदगी भर के लिए नेकी मिलती रहेगी इंशाल्लाह। हो सकता है वो फिर आगे किसी और को पढ़ा दे, तो ये फैलने वाला काम, ये कम होने वाला काम नहीं है। तो ये वाला काम जो है वो आपने लाजमी करना है। SMIT के पेज को लाजमी लाइक कर लें। अपने सदक़ात फ़ितरात के अंदर जो है वो सैलानी को लाजमी याद रखिएगा। अगर कोई सवाल है तो अब आप लोग कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेज एक्सपीरियंस मांगते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस वालों की सैलरी अलग होती है। अगर आपको इंटर्नशिप के तौर पे हायर करेंगे तो जाहिर सी बात है वो स्टार्टिंग में आपको बेसिक सैलरी पे रखेंगे। बेसिक सैलरी का मतलब है कि कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज 20,000 देते हैं, कुछ 15,000 देते हैं, कुछ 40-50 हज़ार रुपये भी देते हैं। आपके अपने लेवल पे डिपेंड करता है कि वो जो जाहिर सी बात है जितनी बड़ी कंपनी होगी वो इंटर्न भी उसी लेवल का हायर करती है कि वाकई इसका स्किल लेवल कितना है। ठीक है, तो उसी लेवल पे आप हायर होगे, उसी लेवल पे फिर आपकी क्या कहते हैं सैलरी वगैरह भी आपकी वो जो है वो डिसाइड करेंगे उस तरह से। लेकिन रखते इंटर्न्स को सब हैं।
इंटर्नशिप कैसे मिलेगी? इंटर्नशिप मेरे भाई ऐसे मिलेगी, देखो आप सबसे पहले तो अपनी स्किल्स को ठीक करो, ठीक है। स्किल्स को ठीक कर लिया, हैकर रैंक पे प्रोफाइल बना लो, अपनी लॉजिक्स वगैरह इंप्रूव करो। मैंने हैकर रैंक का आपको पहले ही बताया था, हैकर रैंक की प्रोफाइल मेजर होती है। अपने पास गिटहब के ऊपर 3-4 प्रोजेक्ट्स लाजमी रेडी रखो, रिएक्ट के ऊपर बने हुए, जावास्क्रिप्ट के ऊपर बने हुए, जो कि एज अ पोर्टफोलियो काम करेंगे आपके लिए, ठीक है। उन तमाम प्रोजेक्ट्स का लिंक गिटहब में रखो, उनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो। और उसके बाद एक काम ये करना आपने कि गूगल पे जाना है। एक तो लिंक्डइन की अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए, वहाँ पे सारी चीज़ें आप लगाते रहोगे। लिंक्डइन पे लगाओगे तो आप लोगों की नज़रों में आते हो, ठीक है। खुद कंपनीज आपसे कांटेक्ट करती हैं, आपको बुलाती हैं। अगर क्या कहते हैं, लिंक्डइन पे भी अच्छी प्रोफाइल बना लो। और उसके अलावा आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके सर्च कर लो कि सॉफ्टवेयर हाउसेज इन कराची, या जिस शहर के भी आप हो उनकी लिस्ट निकाल लो, ठीक है। और लिस्ट निकालने के बाद उनके ईमेल एड्रेसेस वगैरह आपको मिल जाएंगे, और उनके पास एक एक करके अपनी सीवी सबको मेल करते रहो। फॉर इंटर्नशिप, सीवी फॉर इंटर्नशिप, रिज्यूमे फॉर इंटर्नशिप करते रहो। कहीं ना कहीं से आपको कॉल लाजमी आएगी और इस तरीके से आपकी इंटर्नशिप लगती है। नोट जेएस का यूज़ क्या है? नोट जेएस मेरे भाई सर्वर साइड के लिए, वैसे तो सर्वर साइड के लिए हमने कर दिया है, ये बेसिकली ब्राउज़र लेस इन्वायरमेंट के लिए होती है, कि जहाँ पे आपके पास ब्राउज़र ना हो और वहाँ पे जावास्क्रिप्ट आपको चलानी हो, तो उस इन्वायरमेंट के लिए होती है। लेकिन हम ज़्यादातर सर्वर बना रहे होते हैं, सर्वर क्रिएट कर रहे होते हैं नोट जेएस के ज़रिए। अगर नोट जेएस सीखनी है आपको, पहले तो मैं रिकमेंड करूँगा रिएक्ट नंबर 1 पे, रिएक्ट लाजमी है। रिएक्ट नेक्स्ट जेएस ये लाजमी है। रिएक्ट नेक्स्ट जेएस आपको अगर आती है, आप किसी पे काम ऑलरेडी कर रहे हो, तो फिर अब आप नोट जेएस सीख सकते हो। नोट जेएस की वीडियोस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मेरे पास पड़ी हुई हैं, क्या कहते हैं, मेरे चैनल के ऊपर, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर मुझसे कोई लिंक्डइन पे कनेक्ट नहीं हुआ है अभी तक, लिंक्डइन पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ, इसहाक भोजानी के नाम से सर्च कर लेना लिंक्डइन पे, मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ आप लोग। बैकएंड के लिए नोट जेएस जो है वो कोर है बैकएंड का, मतलब उसके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन फ्रेमवर्क कोई ना कोई बैकएंड के साथ भी हम लगा रहे होते हैं। ज़्यादातर या तो हम एक्सप्रेस लगा रहे होते हैं, या फिर नेस्ट जेएस के नाम से होता है, नेस्ट नेस्ट जेएस, या तो एक्सप्रेस या नेस्ट जेएस, ये ज़्यादा यूज़ होने वाले फ्रेमवर्क्स हैं उसके ऊपर, नोड के ऊपर। एल्गोरिथम्स के बारे में मेरे भाई, अगर एल्गोरिथम्स आपको अच्छे करने हैं, सबसे अच्छी चीज़ है हैकर रैंक। हैकर रैंक पे जाओ, हैकर रैंक के ऊपर एल्गोरिथम्स देखो, उसके ऊपर वो बेहतरीन चीज़ है। यार हैकर रैंक की गाइड वीडियो, हैकर रैंक तो मतलब एक सिंपल फेसबुक चलाना आपको किसी ने सिखाया है क्या? नहीं सिखाया ना, आपने खुद सीखा ना, क्योंकि आपका इंटरेस्ट था। हैकर रैंक के ऊपर भी यही होगा। हैकर रैंक पे जाओ, चीज़ों को एक्सप्लोर करो, आपको चीज़ आ जाएगी। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप नहीं भी हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कोई ना कोई वीडियो आपको मिल जाएगी हैकर रैंक की यार। लॉजिक सही नहीं बना पा रहे हो मेरे भाई, लॉजिक्स अगर आपने ठीक करनी है अपनी, हैकर रैंक बेस्ट है। हैकर रैंक पे जाओ, हैकर रैंक आपकी लॉजिक्स को बहुत अच्छा कर देगा। उस पर सवाल ही इसी तरह के होते हैं जो कि डिमांड करते हैं आपसे लॉजिक्स बनाना, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके कोडिंग करना शुरू करो। वहाँ आपको कोई जज नहीं कर रहा होता बैठ के, ना ही कोई टाइम वगैरह उन्होंने दिया हुआ होता है, वो वहाँ पे करो। हैकर रैंक के ऊपर सर्टिफिकेशन भी होती है, आप सर्टिफिकेट भी वहाँ से मिल सकता है, जावास्क्रिप्ट बेसिक, जावास्क्रिप्ट एडवांस्ड। आप उनके क्या कहते हैं, वो सवाल देते हैं आपको कुछ जावास्क्रिप्ट पे करने के लिए, लेकिन उसके लिए जो सर्टिफिकेशन होते हैं उसके सवालों के लिए गिवन टाइम होता है। उस टाइम के अंदर आपको वो सवाल करने होते हैं, वो जावास्क्रिप्ट की लॉजिक बनानी होती है, तो वो आपको हैकर रैंक का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। और हैकर रैंक के सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू है। आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अगर आपको लगा कि वाकई मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे साथ ज़रूर कनेक्टेड रहिएगा। क्विज़ की डेट जो भी होगी ईद के बाद हम अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह, कोई फीजेबल डेट ही रखेंगे हम। जावास्क्रिप्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वहाँ पे नोड जेएस लिखा हुआ, नोड जेएस, वो जो नोड जेएस है ना उसका मतलब जावास्क्रिप्ट ही है, ठीक है। वहाँ पे जो नोड जेएस लिखा हुआ है हैकर रैंक में, वहाँ पे जावास्क्रिप्ट ही है उसका मतलब। बेसिकली वो ब्राउज़र के बगैर ही आपका कोड चला रहा होता है, इसलिए उसने उसको नोड जेएस कहा हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन चलती वहाँ पर जावास्क्रिप्ट ही है। आप क्लास 9 में हो, उज़ैर सिद्दीकी। मेरे भाई क्लास 9 में आपको इंटर्नशिप कौन देगा?
आप पहले एनआईसी तो बनवा लो अपना। हाँ, अगर आप क्या कहते हैं वैसे काम वगैरह करना चाहते हो, अपवर्क पे जाओ, upwork.com पे अच्छी प्रोफाइल बनाओ, लेकिन वहाँ पे भी रिएक्ट पे काम करने के बाद, रिएक्ट के ऊपर एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद अपवर्क के ऊपर आपको काम मिलना शुरू होगा, आप वहाँ से काम कर सकते हो। जेसन फाइल से काम करना नहीं आया? क्यों नहीं आया मेरे भाई? दो दो हमने सेशंस हमने किया ही जेसन फाइल्स पे काम है। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से अब आप लोगों के सवाल जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। प्रोजेक्ट बनाना है, बनाओ ना भाई, किसने मना किया आपको? और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे भाई बिल्कुल एक अलग फील्ड है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जावास्क्रिप्ट आसान है या पाइथन, ये तो कोई भी नहीं कह सकता जावास्क्रिप्ट आसान है या पाइथन। ये तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, कुछ लोगों को ज़्यादा बेहतर पाइथन लगती है, कुछ लोगों को जावास्क्रिप्ट आसान लगती है। अच्छा ठीक है भाई, तलाल अहमद, ओके। अच्छा जी, चलें ठीक है, बस ठीक है। अब आप लोग क्या कहते हैं मुझसे कनेक्टेड रहिएगा, और लिंक्डइन वगैरह के ऊपर अगर नहीं हुए हैं तो मेरे साथ कनेक्ट हो जाइएगा लिंक्डइन के ऊपर। और बेसिकली मैं आप रिकमेंड करूँगा कि SMIT के पेज को एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ आपने एक की का बटन प्रेस करना है। मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते, जानबूझ के नहीं करते, ये क्यों नहीं करते पता नहीं। तो क्या कहते हैं, हम कोई और चीज़ आपसे डिमांड नहीं करें। ये जो SMIT का पेज है इसको फॉलो जो है वो लोगों के साथ शेयर कर दें। हो सकता है कि कोई ज़रूरतमंद हो और उस तक ये वीडियोस पता चल जाए। आपका कुछ नहीं जाएगा, आपके लिए सदका जारिया बन जाएगी ये चीज़। तो ये चीज़ लाजमी करें। जो चैनल है उसको भी मेरे शेयर करवा दें, तो भी बड़ी मेहरबानी होगी। जो लोग क्या कहते हैं वीडियोस देखना चाह रहे हैं, मुस्तफ़ीद होना चाह रहे हैं, उसके साथ वो लाजमी उसके साथ हों। तो आज की क्लास हमारी एंड करते हैं, और ग्रुप के ऊपर आपके पास जो है वो आगे की जितनी भी अपडेट्स होती रहेंगी वो हमारी आती रहेंगी। तब तक के लिए देखते हैं किसी दिन इंशाल्लाह, अगर आप नेक्स्ट वगैरह जो हमारी ऑन साइट क्लास होती है उसमें अगर आप आते हैं तो वहाँ पे मुलाकात होगी। वैसे अगर आप में से कोई भी मुझसे मुलाकात करना चाह रहा है तो मुझसे मुलाकात करने के लिए संडे के दिन मैं SMIT में होता हूँ, सैलानी में, गुलशन कैंपस में। तो मुझसे आके संडे के दिन मुलाकात कर सकता है। मैं संडे के दिन 2 बजे के बाद आ जाता हूँ सैलानी में। तो मुझसे 2 बजे के बाद आके आप लोग 2 से 4 या 6 बजे तक तो ऑलमोस्ट मैं वहीं पे ही होता हूँ। तो आके मुझसे आप अगर कभी भी मुलाकात करना चाहो तो मुलाकात कर सकते हो। बाकी जो आपकी सर्टिफिकेशन वगैरह जब भी होगी तो इंशाल्लाह उस दिन मैं ज़रूर वहाँ पे अवेलेबल हूँ आप तमाम लोगों से मिलने के लिए। जितना आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं उतना ही मैं भी आप लोगों से मिलना चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह उस दिन आप लोगों से मुलाकात होती है, अगर ज़िंदगी रही तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।